प्रकाश क्लासेस यूट्यूब चैनल आप सभी भावी अध्यापकों का स्वागत करता है। इस वीडियो लेक्चर में हम लोग आगामी प्राथमिक शिक्षक भर्ती के लिए टोटल 150 प्रश्नों के प्रैक्टिस सेट को सॉल्व करने वाले हैं और ये सभी प्रश्न आपकी परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होने वाला है। तो देखिए यहाँ पे आपके स्क्रीन पर यहाँ पे पहला और दूसरा प्रश्न ये गद्यांश से लिया गया है। इस गद्यांश को आप लोग अच्छे से पढ़ेंगे। यहाँ से पढ़ना है, हर भाषा किसी न किसी समाज की एक मातृभाषा होती है। यहाँ से स्टार्ट करना है और पढ़ते जाना है। देखिए यहाँ तक पढ़ना है आप लोग को कि तो हम अपनी पहचान खो देंगे, यहाँ तक पढ़ना है। वीडियो को थोड़ा देर रोक दीजिए, आप लोग आराम से पढ़ लीजिएगा। तो उम्मीद है पढ़ लिए, नहीं पढ़ पाए तो वीडियो को रोककर पढ़िएगा। ठीक, पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, मातृभाषा क्या होती है या मातृभाषा होती है इसलिए प्रकाश लिखा है। तो इसमें यही इसका तात्पर्य यही है कि आप मातृभाषा जो होती है वो क्या है। यहाँ पर देखिए ऑप्शन जो आप लोग गद्यांश पढ़े हैं इसमें सभ्यता और संस्कृति की वाहक जो होती है यही मातृभाषा कहलाती है। सी बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपका कि प्रस्तुत गद्यांश का उपयुक्त शीर्षक लिखना है, तो कौन सा होगा। मातृभाषा की उपयोगिता है, मातृभाषा है, विदेशी भाषा क्यों जरूरी है, या फिर मातृभाषा की आवश्यकता है। दूसरे का बताइए ऑप्शन कौन सा सही होगा। बहुत अच्छे, ऑप्शन नंबर पहला है यहाँ पर मातृभाषा की उपयोगिता बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा। और उसी के साथ अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर ये पद्यांश से कविता से लिया गया है। तीसरा और चौथा प्रश्न का आंसर इसी से बनाना है। ऋषि मुनियों साधु संतों को नमन, उन्हें मेरा अभिनंदन, यहाँ से पढ़ना है और पढ़ते जाना है। चलिए कोई बात नहीं, यहाँ तक है, इसको पढ़िएगा। तो उम्मीद है पढ़ लिए होंगे। चलिए क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन है आपका भारत के ऋषि मुनियों ने कैसे भारत को महान बनाया है। ध्यान से पढ़े होंगे कविता में, तो उसमें दिया गया होगा। तो यहाँ पे ऑप्शन बी बिल्कुल सही ऑप्शन, अपने तप और श्रम से ही महान बनाया भारत को। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही ऑप्शन। और इसी के साथ अगला मोम दीपक सा जलने का क्या तात्पर्य है। इसका तात्पर्य स्वयं को बलिदान करना, यहाँ पे बिल्कुल सही ऑप्शन। नेक्स्ट है उल्लंघन में कौन सा उपसर्ग है। चलिए आप लोग भी कमेंट करके बताइए। ऐसे देखिए यहाँ पे थोड़ा समझ के परे है, तो यहाँ पे लेकिन कोई बात नहीं है, आप लोग को बताना है। ऑप्शन आपका दिया गया है, ऐसी बात नहीं है। तो यहाँ पे देखिए आपका जब इसको अलग करेंगे, संधिविच्छेद इसका करेंगे तो उत प्लस लंघन हो जाएगा। तो यहाँ पे उत तो यही तो उपसर्ग बनेगा जो मूल शब्द के पहले जुड़ता है। क्यों भाई, ऑप्शन नंबर यहाँ पे पहला सही होगा कि नहीं होगा। तो ए बिल्कुल सही हो जाएगा। क्लियर। तो ये सही होने के साथ अगले प्रश्न पे हम लोग बढ़ चलते हैं और बाकी सब कोई जो भी हो गलत ही है। ठीक, यहाँ पे पहला ऑप्शन बिल्कुल सही। और इसी के साथ अगला प्रश्न है कि निर्वासित में प्रत्यय कौन सा है। देखिए ऊपर उपसर्ग था, जो मूल शब्द के पहले जुड़ता है उसको उपसर्ग कहते हैं, और जो मूल शब्द होता है उसके पीछे यानी बाद में जो जुड़ता है अंतिम पद में उसको हम लोग प्रत्यय कहते हैं। तो यहाँ पे निर्वासित में क्या जुड़ेगा, तो यहाँ पे इत जुड़ जाएगा। ऑप्शन सी बिल्कुल सही ऑप्शन। निर्वास में इत जुड़ेगा तो निर्वासित हो जाएगा। इसी के साथ अगला प्रश्न है पेड़ से बंदर कूदा वाक्य में कौन सा कारक है। पेड़ से बंदर कूदा, ऑप्शन नंबर पहला यह अपादान कारक। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा। माफ कीजिए, सी बोल रहे हैं, ए बिल्कुल सही होगा, क्योंकि जहाँ पर अलगाव का भाव होता है वहाँ पे अपादान कारक होता है। क्लियर। तो ये बिल्कुल सही ऑप्शन। और उसी के साथ अगला प्रश्न आपका है कि कवि शब्द में कौन सी संज्ञा है। जो शब्द कवि शब्द है इसमें संज्ञा कौन सी। तो इसमें संज्ञा जो है वो जातिवाचक संज्ञा है। क्यों, क्योंकि इसमें कवि कह सकते हैं स्त्री भी हो सकती है, पुरुष भी हो सकते हैं, बड़े भी हो सकते हैं, बूढ़े भी, कुछ भी हो, कोई भी हो सकता है कवि। तो यहाँ पे आपका जातिवाचक संज्ञा किया उदाहरण ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही ऑप्शन। नेक्स्ट पे चलते हैं। चरण कमल बंदोहरी राई में कौन सा अलंकार है। रूपक अलंकार, श्लेष अलंकार, अतिशयोक्त अलंकार, उपमा अलंकार। चलिए बताइए। 9 नंबर का क्वेश्चन नंबर आपके स्क्रीन पर है, कमेंट करके आप लोग को आंसर बताना है। यहाँ पे रूपक अलंकार का उदाहरण ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही ऑप्शन। चरण कमल बंदोहरी राई में रूपक अलंकार होगा। कैसे होगा, क्योंकि यहाँ पर
चरण रूपी कमल जो है उपमेय से उपमान का भेद रहित आरोप है, इसलिए यहाँ पे रूपक अलंकार होगा। क्लियर, तो ये बिल्कुल सही है। और अगला प्रश्न है कर्म कारक का चिन्ह बताइए। तो ये तो सभी कारक के सभी चिन्ह आप लोग को याद ही होगा। तो यहाँ पे कर्म का पूछा है तो कर्ता का नहीं होता है, कर्म का कर्ता ने कर्म को, तो यहाँ पे ऑप्शन क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो होगा सी हो जाएगा। कर्ता ने कर्म को, कर्म का पूछा है तो को हो जाएगा। ठीक, इसी के साथ अगला प्रश्न, एक होता है को के द्वारा या सु के द्वारा, जैसे अलगाव की बात जब आता तो वहाँ पे अलंकार अपादान होता है, अभी ऊपर हम लोग देखे थे। लेकिन यहाँ पे कर्म की बात करता है तो को होगा जाएगा। क्लियर है, तो को बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट है हिंदी वर्णमाला में संयुक्त व्यंजन कौन से हैं। वैसे संयुक्त व्यंजनों की संख्या 4 होती है हिंदी वर्णमाला में, और बात करते हैं कौन से ऑप्शन में है, तो यहाँ पे सी बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक, आप लोग को पता है। तो इसमें कभी कभी इस पहले वाले अक्षर यानी छा की बात करता है कि जो है खष्टी शा यानी षष्ठकोण वाला छा जो होता है किस शब्द के पहले आता है, तो आपको ऑप्शन में का भी दिया रहता है। ठीक, इस प्रकार से दिया रहता है, तो का के पहले आता है। ये क्वेश्चन आपका बना है, ये क्लियर रखिएगा। ठीक, तो यहाँ पे ये सभी हो जाएगा, छा त्रा ज्ञा और श्रा हो जाएगा। तो इससे बिल्कुल सही ऑप्शन होगा। और इसी के साथ नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। और अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है कि निम्न में शुद्ध शब्द कौन सा है। सब एक ही शब्द लिखे हैं लेकिन शुद्ध कौन सा है ये बताना है। तो यहाँ पर भी बिल्कुल सही होगा, सुश्रुआ बिल्कुल सही हो जाएगा। क्या, सुश्रुआ बिल्कुल सही हो जाएगा, ये बी वाला। ठीक, बहुत अच्छे। यहाँ पे सा छोटे सा पे बड़ा मात्रा रहेगा और शुरू पे छोटा मात्रा रहेगा, तो ये बिल्कुल सही हो जाएगा। वैसे देखा जाए, अच्छा ठीक, कोई बात नहीं, समझे, ये भी है क्योंकि यहाँ पर बड़ा मात्रा लगा है इसलिए ये नहीं होगा। नेक्स्ट पे चलेंगे और अगले प्रश्न में है आकृष्ट का संधि विच्छेद कीजिए। 13वीं का आकृष्ट का संधि विच्छेद, तो यहाँ पर सी आकृष्ट प्लस ता हो जाएगा, आकृष्ट का सी बिल्कुल सही ऑप्शन। नेक्स्ट है कृदंत प्रत्यय किन शब्दों के साथ जुड़ते हैं। 14 नंबर देखिए, कृदंत प्रत्यय की बात किया गया तो क्रियाओं के साथ जुड़ते हैं, भी बिल्कुल सही ऑप्शन। ठीक, कृदंत मतलब तात्पर्य ही क्रिया होता है, तो यहाँ पे ऑप्शन भी बिल्कुल सही ऑप्शन। और उसी के साथ अगला प्रश्न है निशाचर में समास बताइए। निशाचर में कौन सा समास है। अव्ययीभाव समास है, तत्पुरुष समास है, द्वंद्व समास है, बहुब्रीहि समास। 25 का ऑप्शन नंबर यहाँ पे कौन सा सही, माफ कीजिए 15, क्वेश्चन नंबर 15 है, 25 बोल रहे हैं, तो यहाँ पर डी बिल्कुल सही होगा, बहुब्रीहि समास का ये उदाहरण हो जाएगा। ऑप्शन बी डी बिल्कुल सही ऑप्शन। कौन सा, डी बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा। निशाचर का तात्पर्य होता है रातों को चरने वाला, अर्थात राक्षस जिसको कहा जाता है। क्लियर, चलिए बहुत अच्छे। और यहाँ पे अगला प्रश्न बढ़ता है और इसमें है पाश शब्द लिखा है, पाश शब्द का तद्भव रूप बताइए। पस, फास, फांस, फांसी, इसका तद्भव बताना है, ये तत्सम है। 16 नंबर का सी बिल्कुल सही ऑप्शन होगा, यहाँ पे फ्रांस हो जाएगा। क्या, फ्रांस, पास का फ्रांस हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न पे चलेंगे और यहाँ पे जो जन्म लेते ही गिर या मर गया हो उसके लिए एक शब्द क्या होगा। जो जन्म लेते ही गिर या मर गया हो, ऑप्शन सी बिल्कुल सही ऑप्शन। यहाँ पे आदंडपात हो जाएगा। क्या, आदंडपात, सी बिल्कुल सही ऑप्शन। अगले प्रश्न पे बढ़ेंगे, आपकी स्क्रीन पर है, इसमें यह फाइल प्रबंधक तक पहुंचाओ, यह फाइल प्रबंधक तक पहुंचाओ, अर्थ के आधार पर वाक्य का भेद बताना है। 18 नंबर का प्रश्न है, ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा। आज्ञावाचक है, विधानवाचक है, संदेहवाचक है या फिर इच्छावाचक है। बहुत अच्छा। देखिए यहाँ पे कहा क्या जा रहा है, यह फाइल प्रबंधक तक पहुंचाओ, यानी कि आज्ञा दिया जा रहा है। बिल्कुल सही, ए बिल्कुल सही हो जाएगा। कौन सा, ए बिल्कुल सही हो जाएगा। और इसी के साथ अगला प्रश्न है मुँह देखी करना। मुँह देखी करते नहीं है, ये मुँह देखी, जैसे किसी की बात को सुनना, किसी की बात को ना सुनना, वहीं पे कहा जाएगा मुँह देखी करना। कहते नहीं, कभी कभी सुने होंगे आप लोग कि आप लोग मुँह देखी करते हैं दोनों लोग में। तो यहाँ पे ऑप्शन इसका जो है डी बिल्कुल सही हो जाएगा, पक्षपात करना, डी बिल्कुल सही ऑप्शन। अगले के साथ बढ़ेंगे और यहाँ पे सहमी सी चुप में जकड़े जाना बुरा तो है, पंक्ति में कौन सा अलंकार होगा। तो चलिए बताइए, सहमी सी चुप में
जकड़े जाना बुरा तो है, इसमें अलंकार कौन सा हो जाएगा? तो सहमी यहाँ पे उपमा अलंकार होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर अंतर होते हुए भी समानता दिखाई गई है। ठीक, ये ध्यान रखिएगा, क्या अंतर होते हुए भी समानता दिखाई गई है, इसलिए समानता जहाँ पर होगी वहाँ पे उपमा अलंकार भी बिल्कुल सही हो जाएगा। और इसी के साथ अगला पोर्शन आपका स्टार्ट होता है। और यहाँ पे 21-22 क्वेश्चन नंबर प्रश्न जो है ये इंग्लिश का है, मतलब पैराग्राफ से लिया गया है। पैराग्राफ को अच्छे तरह से आप लोग पढ़ेंगे, ज़्यादा लंबा पैराग्राफ नहीं है, यहाँ आपकी स्क्रीन पर ही है। थोड़ा और ऊपर कर दें जिससे क्वेश्चन भी साथ साथ दिखने लगे। चलिए, दिख रहा होगा। कैप्टन लॉरेंस से पढ़ना है और यहाँ पे ओनली होप तक। और 21 नंबर का प्रश्न भी आपके स्क्रीन पर है। क्वेश्चन के आंसर को भी कमेंट बॉक्स में देते रहेंगे। तो यहाँ पर भी बिल्कुल सही हो जाएगा। क्या? 7 मेंबर्स बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पे बढ़ेंगे। व्हाट वाज द ओनली होप ऑफ कैप्टन लॉरेंस? 22 नंबर का क्वेश्चन, ऑप्शन पहला बिल्कुल सही ऑप्शन, USS मिडवे। क्लियर, ये बिल्कुल सही है। अगले प्रश्न में पढ़ेंगे। और 23-24 क्वेश्चन नंबर जो है ये आपका ये पोएम से लिया गया है। पोएम को आप लोग आराम से पढ़िए, देखिए पोएम ही है, तो यहाँ से पढ़ना है यहाँ तक। ठीक, चलिए, तो उम्मीद है पढ़ लिए होंगे, नहीं पढ़ पाए तो वीडियो को रोकिए और आराम से पढ़िएगा। क्वेश्चन भी आपका 23 नंबर का आ गया है स्क्रीन पर। हाउ डज द पोएट प्रेजेंट टाइम? तो यहाँ पे ऑप्शन इसका जो है सी बिल्कुल सही हो जाएगा, एज अ थीप। नेक्स्ट पेज में बढ़ेंगे। 24 नंबर की बात करें तो पहले और दूसरे लाइन में जो है वो फिगर ऑफ स्पीच कौन सा होगा जो लिखा है? एलिट्रेशन, मेटाफर, सिमली, पर्सोनिफिकेशन। तो यहाँ पे 24 का क्वेश्चन नंबर डी बिल्कुल यहाँ पे पर्सोनिफिकेशन ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा। 24 की बात करते हैं, उसके बाद अगले पे चलेंगे। और 25 से लेकर के 29 नंबर तक प्रश्न जो दिया गया है ये डायरेक्ट क्वेश्चन के रूप में आपको मिलेगा, क्वेश्चन आंसर के रूप में। यहाँ पे ये क्वेश्चन का जो है इनडायरेक्ट स्पीच में बदलना है। ये आपका सेंटेंस है। द पुअर, यहाँ से पढ़ना है, द पुअर मैन एक्सक्लेम्ड, उसके बाद कामा, इन्वर्टेड कामा के अंदर में है, विल नॉन ऑफ यू हेल्प मी का, उसके बाद क्वेश्चन मार्क के बाद कामा, इन्वर्टेड कामा के अंदर इसको बंद कर दिया गया है। इसको जब इनडायरेक्ट में बदलेंगे तो क्या हो जाएगा, यानी इसका नरेशन बनाना है। 25 नंबर का पहला ही ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। कौन सा? पहला ही सही होगा। द पुअर मैन एक्सक्लेम वेदर नॉन ऑफ देम वुड हेल्प हिम, ऑप्शन ए बिल्कुल सही ऑप्शन। नेक्स्ट पे बढ़ेंगे। और अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, इसमें देखिए खाली स्थानों में भरना है। तो कौन सा प्रीपोजिशन यहाँ पे सही भरा जाएगा? तो यहाँ पे टू भर दिया जाएगा। क्या भर दिया जाएगा? तो यहाँ पे क्या भरा जाएगा? टू। नेक्स्ट पे बढ़ेंगे और यहाँ पर भी आपको सही कंजक्शन भरना है। चलिए 27 नंबर का प्रश्न, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल यहाँ पर भी ए बिल्कुल सही हो जाएगा, बिकॉज भर दिया जाएगा। नेक्स्ट 27 के बाद 28 क्वेश्चन नंबर आ गया है और इसमें ऑप्शन डी भरा जाएगा, स्लीपी। नेक्स्ट प्रश्न आपका, अच्छा यहाँ पे सिनोनिम्स बताना था, सिमिलियर सिनोनिम्स इसका, तो स्लीपी हो जाएगा। 28 नंबर में आपको क्या है? इडियम फ्रेज है, ईट द हम्बल पीस, ईट द हम्बल पी। तो यहाँ पे इसका जो इडियम फ्रेज सही होगा वो होता है बी, बिल्कुल सही ऑप्शन बी हो जाएगा, अपोलॉजिक्स हम्बली। ठीक, चलिए 30 नंबर और ये प्रैक्टिस मतलब ये इंग्लिश का आखिरी प्रश्न है। 10 नंबर यहाँ पे 10वां क्वेश्चन है ये इंग्लिश का, और इसका ऑप्शन 30 नंबर का ए सही हो जाएगा। यहाँ पे ये क्या है? आई जो लिखा हुआ है यहाँ पे ये पूछा गया है क्या है? ये प्रोनाउन है, नाउन है, प्रीपोजिशन है या फिर मॉडल्स है? तो ये प्रोनाउन है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा ये प्रोनाउन है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए बिल्कुल सही ऑप्शन। और इसी के साथ अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है संस्कृत का। संस्कृत में भी 10 प्रश्न हम लोग कवर करेंगे फटाफट, और कमेंट करके आप लोग इसके आंसर को बताएंगे, और हमारे साथ जो भी आंसर नहीं आएगा उसको मिलान करते रहिएगा। इसके केवल ऑप्शन को हम बताएंगे, आप लोग देखिएगा। ठीक है, तो चलिए 31 नंबर का ऑप्शन नंबर भी बिल्कुल सही हो जाएगा। यहाँ पे इसका संधि विच्छेद करना था जो अंडरलाइन किया गया है इस शब्द का, तो चा प्लस ए बिल्कुल सही। और उसी के साथ 32 की बात करते हैं तो 32 में सी बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न आपका है 33 की बात करें तो 33 नंबर में ऑप्शन नंबर पहला ही आपका ए सही हो जाएगा। 34 पे चलते हैं। 34 भी क्वेश्चन आपका सामने ही है, तो यहाँ पर डी बिल्कुल सही बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट 35 की बात करें तो 35 में भी बी बिल्कुल सही ऑप्शन जो खाली स्थान पे भर दिया जाएगा।
अगला प्रश्न है 36 नंबर का, और 36 में सी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। गायत्री अधुना अहम निबंधम लिखामी। नेक्स्ट पे चलते हैं 37 नंबर की प्रश्नों पे, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर इसका 37 में सी बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए 38 और 39 नंबर का प्रश्न जो है ये आपके अपठित गद्यांश से लिया गया है, और यहाँ से यहाँ पे इसको पढ़ना है। और 39 नंबर का प्रश्न क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, इसको आप लोग बताइए। निर्धना का आसित, तो निर्धना का आसित तो नरा, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही ऑप्शन नर। नेक्स्ट प्रश्न, एक मिनट, यहाँ पे ब्राह्मणा हो जाएगा भाई, ब्राह्मणा। यहाँ पे देखिए, यहाँ लिखा है एक निर्धना ब्राह्मणा आसित। क्लियर, तो यहाँ पे ए ही सही होगा। इसी के साथ अगला प्रश्न है 39 नंबर का प्रश्न, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। कुंभकारेण बिल्कुल सही ऑप्शन इसका। और इसी के साथ अगला प्रश्न जो आपका ये अपठित गद्यांश है, इस गद्यांश से यहाँ तक पढ़ना है। पढ़िए और बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा 40 नंबर का। तो 40 का बी बिल्कुल सही ऑप्शन, ये सब बिल्कुल सही हो जाएगा। और उसी के साथ अगले प्रश्न में बढ़ेंगे। विज्ञान का पोर्शन यहाँ से स्टार्ट हुआ, इसमें भी 10 प्रश्न विज्ञान के आपको देखने के लिए यहाँ पे मिलेगा। चलिए अब देखते हैं पहला प्रश्न कौन सा है। प्रयोगशाला में एक सरल लोलक की बात करते हैं, तो 20 दोलन प्रति सेकंड की दर से गति कर रहा है, तो इसमें उत्पन्न तरंग कैसी हो जाएगी। कोई बात नहीं, चलिए क्वेश्चन का आंसर बताइए फटाफट आप लोग। तो यहाँ पे ध्वनि तरंगे ये उत्पन्न करेंगी, ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए बिल्कुल सही हो जाएगा। क्लियर, चल अगले प्रश्न में बढ़ेंगे। और अगला प्रश्न है, जब एक वस्तु को दूसरी वस्तु पर चलाया जाता है या चलाने का प्रयास किया जाता है, तो वस्तुओं के स्पर्श में आने वाली सतहों के बीच लगने वाला जो विरोधी बल होता है क्या कहलाता है। बहुत अच्छा प्रश्न। जैसे एक वस्तु रखी है, उस पर कोई वस्तु चलाया जाता है, तो दोनों वस्तुओं के मध्य में जो बल लगता है विरोधाभास, उसको कौन सा बल कहते हैं। तो बी, इसको घर्षण बल कहा जाता है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे भी बिल्कुल सही ऑप्शन। नेक्स्ट प्रश्न है, ऋणात्मक कार्य की स्थिति में बल तथा विस्थापन के बीच कितना कोण होता है। ऋणात्मक स्थिति की बात किया गया तो यहाँ पे 180 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट है, दूर के स्थानों से बातचीत का साधन कौन सा है। टीवी, फोनोग्राफ, रेडियो, टेलीफोन। तो जो जैसे इस समय वर्तमान में जो चल रहा है टेलीफोन ही है। पहले वर्तमान में तो मॉडिफाई कर दिया गया है, मोबाइल हो गया है, लेकिन यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही होगा। क्लियर, चलिए बहुत अच्छे। अगला प्रश्न आपका, मुंह, गला और फेफड़े के कैंसर का कारण क्या है। तो तंबाकू का जो सेवन करते हैं उनके अक्सर जो है मुंह, गले और फेफड़े में कैंसर हो जाता है, ये बिल्कुल सही ऑप्शन होगा। अगला प्रश्न है, सूखा जो रोग है वो किस विटामिन की कमी से होता है। वैसे सूखा रोग जो है अधिकतर छोटे बच्चों में 5 साल से जो कम बच्चे होते हैं उनमें अक्सर देखने के लिए आपको मिलता होगा। तो यहाँ पे ये जो सूखा रोग होता है ये विटामिन डी की कमी के कारण होता है। रिकेट्स इसको कहते हैं, क्या, रिकेट्स। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही ऑप्शन। और इसी के साथ अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है। यहाँ पे वृक्क में जल का अवशोषण किस हार्मोन द्वारा नियंत्रित होता है। तो यहाँ पे सी बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा, और सी ऑप्शन बिल्कुल सही इसका हो जाएगा। इसी के साथ अगले प्रश्न पे चलेंगे, जिसमें आपको ये पीएच का हाइड्रोजन आयन जो एच धन आयन के सांद्र में संबंध बता रहा है, वो कौन सा सही ऑप्शन है यहाँ पे। चलिए बताइए ऑप्शन कौन सा सही होगा, ए, बी, सी, डी। तो यहाँ पे पीएच की बात करते हैं तो -log10 में हाइड्रोजन प्लस आयन के साथ ये जुड़ जाएगा, तो ए बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा। क्लियर, चल बहुत अच्छे। अगले प्रश्न की बात करते हैं, तो यहाँ पे जिंक सल्फाइड की बात करें तो ZnS को वायु में जलाने पर कौन सी गैस जो है निर्मित होती है। तो सल्फर ऑक्साइड बिल्कुल सही ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला है, मुद्रा धातु का उदाहरण कौन सा है। ये मुद्रा धातु जो है इसका उदाहरण कौन सा है। कॉपर प्लस आर्गन, निकिल तथा यहाँ पे कार्बन आर्गन है, निकिल आर्गन है, और कॉपर फेरिक ऑक्साइड है, माफ कीजिए फेरिक ऑक्साइड के फेरिक है। ठीक, अगला है उपरोक्त में से कोई नहीं। 50 नंबर का ऑप्शन ए बिल्कुल सही है, कॉपर और आर्गन सही हो जाएगा। अगले प्रश्न पे चलेंगे।
अच्छा, यहाँ से स्टार्ट होता है गणित का प्रश्न। 50 प्रश्न हम लोग विज्ञान के कर चुके हैं, 10 प्रश्न मतलब 50 तक था 41 से। और यहाँ पे ये मैथ का पोर्शन जो है इसको हम लोग स्किप करेंगे क्योंकि ये सर के द्वारा पढ़ाया जा रहा है। आप लोग वहाँ से जा कर के मैथ के पीरियड्स में, मैथ के समय पर आप लोग वहाँ पे देख लीजिएगा, ठीक है। तो इसको हम लोग स्किप करते हैं। इसको सरल कराने में 1-1.5 घंटे का समय अलग से लग जाएगा, इसलिए इसको स्किप करेंगे और हम लोग अपने अगले पोर्शन पे पढ़ेंगे। तो अगला पोर्शन जो है वो आपका ग्रामीण प्रवेश के साथ साथ सामान्य ज्ञान और पर्यावरण अध्ययन और करंट अफेयर के भी प्रश्न यहाँ पे देखने के लिए मिलेंगे। चलिए देखते हैं। उत्पत्ति व निर्माण की दृष्टि से चट्टानों का रूप जो है वो कौन सा रूप होता है? 71 नंबर का प्रश्न है। ऑप्शन बताइए। आग्नेय है, अवसादी है, कायांतरिक है या ये सभी हैं? 71 नंबर का प्रश्न है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही, ये सभी ऑप्शन सही हो जाएगा। और इसी के साथ अगला प्रश्न है, भारत एवं म्यांमार के मध्य कौन सी चैनल स्थित है? भारत एवं म्यांमार के मध्य कौन सी चैनल स्थित है? 72 नंबर का ए बिल्कुल सही ऑप्शन, कोको चैनल। कौन सा? कोको चैनल, ए बिल्कुल सही ऑप्शन। अगला प्रश्न है, मंगल पांडे को फांसी कब और किसकी हत्या के लिए दी गई है? मंगल पांडे को फांसी जो मिली थी वो किसकी हत्या के लिए दिया गया था और कब दिया गया था? क्वेश्चन अच्छा है, चलिए कमेंट करके बताइए आप लोग। तो ये 18 अप्रैल 1857 को मेजर सार्जेंट की हत्या के लिए इनकी फांसी दी गई थी। ऑप्शन नंबर यहाँ पर जो सही है वो ऑप्शन नंबर पहला ही आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, मोहम्मडन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज अलीगढ़ की स्थापना कब की गई थी? वैसे इस समय ये जो है आपका अलीगढ़ विश्वविद्यालय के नाम से जाना जाता है और इसका जो नाम स्थापना है वो 1875 में की गई थी। ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी बिल्कुल सही ऑप्शन होगा। नेक्स्ट प्रश्न आपकी स्क्रीन पर कि किस अधिनियम के द्वारा भारत में एक संघीय न्यायालय की स्थापना की गई? चलिए देखिए और बताइए कौन सा सही हो जाएगा इसका। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर इसका जो सही है 75 नंबर का वो सी बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा। अधिनियम भारत सरकार अधिनियम 1935 यानी 1935 का ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा। और अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है कि राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन किसके द्वारा किया जाता है? विधानसभा द्वारा, विधान परिषद द्वारा, लोकसभा द्वारा या फिर विधानसभा के निर्वाचित सदस्यों के द्वारा? 76 का ऑप्शन नंबर कौन सा सही है? तो डी बिल्कुल सही है। ये विधानसभा के जो निर्वाचित सदस्य होते हैं उन्हीं के द्वारा राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन किया जाता है। डी बिल्कुल सही ऑप्शन। अगला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण NHAI का गठन कब किया गया? तो यहाँ पे 1975 ऑप्शन नंबर, माफ़ कीजिए 1975 कह रहे हैं भाई, 1995 है, सी बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा। अगला प्रश्न है, नवरोज त्यौहार जो होता है वो किसके द्वारा आयोजित किया जाता है? पारसी साल के अंत में, ईसाइयों के द्वारा नववर्ष में, पारसियों द्वारा नववर्ष में या फिर मुसलमानों द्वारा शहादत पर? तो ये जो पारसी हैं इनके द्वारा नववर्ष पर मनाया जाता है ये नवरोज त्यौहार। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा। अगला प्रश्न, वन्यजीव सुरक्षा अधिनियम कब पारित किया गया? चलिए बताइए फटाफट ऑप्शन आप लोग कौन सा सही हो जाएगा। यहाँ पर भी 1972 बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा। 1972 में ही वन्यजीव सुरक्षा अधिनियम पारित किया गया, प्रस्तुत किया गया। अगला प्रश्न है, इंडियन सुनामी अर्ली वार्निंग सिस्टम की स्थापना कब की गई? अक्टूबर 2007, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा। और इसी के साथ अगला प्रश्न है, शिक्षण की बात करें, प्रश्नोत्तरी विधि का प्रतिपादन किसने किया है? शिक्षण की प्रश्नोत्तरी विधि का प्रतिपादन किसके द्वारा किया गया है, ये पूछा जा रहा है इस प्रश्न में। और ये अरस्तु बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएंगे। और इसी के साथ अगला प्रश्न है कि यहाँ पर पूछा गया है ये कथन किसका है? जैसे पौधों का विकास कृषि द्वारा तथा मनुष्यों का विकास शिक्षा द्वारा होता है। पौधों का विकास कृषि के द्वारा और मनुष्यों का विकास शिक्षा के द्वारा होता है। यह कथन किसका है? ये हरलाख का कथन है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे भी बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा, लाख। अगला प्रश्न, शिक्षा का मूलभूत उद्देश्य क्या है? मानसिक शारीरिक विकास,
मानसिक शारीरिक विकास, बौद्धिक चरित्र विकास, सामाजिक विकास, सभी है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही ऑप्शन यहाँ पे। नेक्स्ट प्रश्न आपका है मॉन्टेसरी की बात करते हैं तो ये शिक्षा प्रणाली में कितने वर्ष तक के बच्चों को शामिल किया जाता है? मॉन्टेसरी शिक्षा प्रणाली में कितने साल के बच्चे शामिल होते हैं? तो ये 3 से 6 वर्ष के होते हैं। ऑप्शन नंबर यहाँ पे बिल्कुल सही ऑप्शन। ठीक है, चलिए बहुत अच्छे। अगले प्रश्न पे चलेंगे और अगला प्रश्न आपका मुंबई प्राथमिक शिक्षा अधिनियम कब पारित किया गया? तो 1918 में। ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी बिल्कुल सही ऑप्शन। अगला प्रश्न है दर्शन और संस्कृति के आधार पर शिक्षण के अर्थ को कितने भागों में बांटा जाता है? तो बी बिल्कुल 3 भागों में बांटा जाता है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है छात्रों की उपलब्धि मूल्यांकन किस प्रकार होना चाहिए? तो ए और बी दोनों प्रकार से होना चाहिए। सी बिल्कुल सही ऑप्शन। अगला प्रश्न है वैदिक काल में अध्ययन काल सामान्यतः किस वर्ष होता है? वैदिक काल में जो अध्ययन काल होता है वो सामान्यतः कितने वर्ष होता है? तो ये देखिए 8 वर्ष, 10 वर्ष, 11 वर्ष, 12 वर्ष। तो यहाँ पर डी बिल्कुल सही हो जाएगा, 12 वर्ष हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि बच्चों को कम से कम बतलाना चाहिए, उन्हें अधिक से अधिक स्वतः ज्ञान द्वारा सीखना चाहिए, यह किसका कथन है? तो ये कथन है आपका हर्बर्ट स्पेंसर का। ऑप्शन नंबर पहला ही सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें तो यहाँ पे किस शिक्षा में बच्चों की छिपी योग्यता को उजागर किया जाता है? तो विशिष्ट शिक्षा की बात करें तो इसमें बच्चों की छिपी हुई योग्यता उजागर किया जाता है। भी बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट है व्यक्तिगत विभिन्नता की बात करते हैं तो ये शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया है? व्यक्तिगत विभिन्नता शब्द जो है इसका प्रयोग सबसे पहले किसने किया है? कोहलर ने, डाल्टन ने, थांडाइक ने, स्पीयरमैन ने। तो इसका उपयोग सर्वप्रथम जो है डाल्टन के द्वारा किया गया। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा। अगला है अभिवृद्धि का तात्पर्य है वृद्धि से ही विकास एवं विकास के प्रमुख सिद्धांत कौन से हैं? तो यहाँ पे ए और बी दोनों हो जाएगा। जैसे विशिष्ट क्रम के सिद्धांत की बात करें तो ये भी सही है और समान प्रतिमान का सिद्धांत की बात करें तो ये भी सही है, इसलिए सी बिल्कुल ए और बी दोनों सही हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है कि बालकों के विकास को प्रभावित करने वाले प्रमुख कारक कौन से हैं? लिंग भेद है, पोषण है, ये भी दोनों। वैसे बात करें तो यहाँ पर दोनों सही हो जाएगा, लिंग भेद भी और पोषण भी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है सीखने से जो संबंधित प्रमुख नियम है वो कौन से नियम हैं? सीखने से संबंधित नियम जो दिया गया था 3 मुख्य नियम दिए गए थे और 5 गौड़ नियम दिए गए थे और ये थांडाइक के द्वारा दिया गया था। ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी बिल्कुल सही हो जाएगा। यहाँ पे अभ्यास का नियम, प्रभाव का नियम, ठीक है, ये सभी एक नियम और दिया गया था। तो यहाँ पे तीनों सही है, ए भी सही है, बी भी सही है, ए भी दोनों भी सही है और यहाँ पर डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। तो एक सही होगा तो डी बिल्कुल सही है, सभी सही है। अगला प्रश्न है आपका यहाँ पे सी के स्थान पर अगर तत्परता का नियम लिखा होता तो सही रहता, क्योंकि तीनों इसमें आ जाते, लेकिन कोई बात नहीं, यहाँ पर ये दोनों तो सही ही है ना, इसलिए यहाँ ए बी दोनों सही हो जाएगा। तो डी बिल्कुल सही ऑप्शन होगा। अगला है फ्रायड ने कौन सी मूल प्रवृत्ति बताई है? जो फ्रायड के द्वारा मूल प्रवृत्तियों को बताया गया है वो जीवन मूल प्रवृत्ति और मृत्यु मूल प्रवृत्ति। ऑप्शन नंबर से बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा। अगला है गणित संबंधी दोष का नाम बताइए। तो गणित में जो दोष होता है उसको डिस्कैल्कुलिया कहा जाता है। क्या? डिस्कैल्कुलिया कहा जाता है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो है सी बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा। अगला प्रश्न है जॉन डी भी होना चाहिए था। जॉन पी डिस्को द्वारा, वही डीपी ही है, जॉन डी भी है, प्रतिपादित अभिप्रेरणा के प्रमुख घटक कौन सा है? तो यहाँ पे उत्तेजना और आकांक्षा, ए और बी दोनों सही हो जाएगा, दोनों सही है इसमें। अगला प्रश्न है मैकडूगल की मूल प्रवृत्तियाँ कितनी हैं? तो ये तो सभी को मालूम है, नॉर्मल प्रश्न है, 14 है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही ऑप्शन। अगला प्रश्न है लड़की के स्थान पर लकड़ी का लिखा जाना कौन सी असक्तता है, मतलब कौन सा दोष होता है? तो लकड़ी के स्थान पर लड़की के स्थान पर लकड़ी लिखा जाना, ये शब्दों की जो वर्तनी होती है वर्तनी संबंधी असक्तता होती है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे भी बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट है इवेल के मतानुसार
एक मनोवैज्ञानिक हुए थे जिनका नाम है इबेल। इनके मतानुसार सीखने की किस विधि में छात्रों में सहभागिता की भावना का उदय होता है? तो ये ऑप्शन सी विवेचना विधि बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि 18वें एशियाई खेल की बात करें तो यह किस स्थान पर आयोजित किया गया था? सिंगापुर, कोलंबो, जकार्ता, पेइचिंग। तो ये जो आयोजित किया गया था वो जकार्ता इंडोनेशिया की राजधानी है। वर्तमान में इसकी राजधानी को बदल दिया गया है। आप लोग कमेंट करके बताएंगे। करंट अफेयर का प्रश्न है कि वर्तमान में इंडोनेशिया की राजधानी को क्या बना दिया गया है। ठीक, चलिए सी बिल्कुल सही ऑप्शन। और इसी के साथ अगला प्रश्न है आपका आसियान, इसका पूरा नाम बताइए। चलिए बताइए फटाफट। बात करते हैं आसियान की। तो आसियान का पूरा नाम जो है एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशनल, माफ कीजिए, नेशन है। और इसका उद्देश्य है कि आर्थिक विकास, मतलब इसका उद्देश्य आर्थिक विकास करना, जिसका मुख्यालय इंडोनेशिया के जकार्ता में है। ठीक, ऊपर प्रश्न जो था इससे संबंधित भी था। यहाँ पे ऑप्शन नंबर इसका पहला ही आपका सही हो जाएगा। कौन सा? पहला, एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस। नेक्स्ट ए पे ये इसका ऑप्शन सही होने के साथ अगला प्रश्न है, भारत में अब तक कौन कौन विश्व सुंदरी विजेता रही है? 103 का, तो डी बिल्कुल सही हो जाएगा। युक्ता मुखी भी हैं और प्रियंका चोपड़ा भी हैं और साथ साथ मानुषी छिल्लर भी हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही ऑप्शन, विश्व सुंदरी की बात किया जा रहा है यहाँ पे। और इसी के साथ अगले प्रश्न की बात करते हैं। तो अगला प्रश्न, एक मिनट, इसमें कुछ गड़बड़ हो रहा क्या भाई? गड़बड़ हो रहा है, बिल्कुल सही। यहाँ पे देखिए ये सब 100, हाँ ठीक है, कोई बात नहीं, चलिए ठीक है, डी बिल्कुल सही है। ठीक, सभी सही है। नेक्स्ट प्रश्न आपका, भारत के किस 15 वर्षीय खिलाड़ी ने निशानेबाजी की डबल ट्रैप स्पर्धा में रजत पदक जीत लिया है? मतलब जीता है, ये पुराना करंट अफेयर का प्रश्न है। तो यहाँ पे ऑप्शन भी बिल्कुल सही हो जाएगा। यहाँ पे अभिनव मिश्रा बिल्कुल सही है। 2018 का ये जो है करंट अफेयर है, 17-18 से संबंधित। तो यहाँ पुराने ही हैं, वर्तमान में जो भी है वो अलग है। 105 क्वेश्चन नंबर का देखिए यहाँ पे, 20 मई 2017 को गठित माधव जो चिताले समिति है उसके संबंध में, वो उसका संबंध किससे है? तो उसका संबंध जो है वो सिल्ट सफाई का सुझाव से है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही ऑप्शन। अगला प्रश्न है, विद्यार्थी वैज्ञानिक संपर्क कार्यक्रम जिज्ञासा की शुरुआत कब की गई है? यहाँ पे 6 अगस्त, क्या बात है, गलत हो रहा है, 6 जुलाई 2017 है, अगस्त निकल गया भाई। तो यहाँ पे ए बिल्कुल सही होगा। क्लियर, चलिए अगला प्रश्न है जिसमें पूछा गया है कि भारत का पहला विश्व सोविलिटी शिखर सम्मेलन 2018 किस नाम से आयोजित किया गया? तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर पहला ही आपका सही हो जाएगा, विज्ञान भवन में किया गया है। ऑप्शन नंबर विज्ञान भवन के नाम से, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही ऑप्शन। और आप लोग को एक बात बता दें कि आप लोग के लिए बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्नों की पीडीएफ को तैयार करवाया जा रहा है। आप लोग इन पीडीएफ को अगर पढ़ लेते हैं, प्रैक्टिस सेट के पीडीएफ को, तो आपका सिलेक्शन होने से कोई रोक नहीं पाएगा। और इन प्रश्नों के पीडीएफ को आपको जल्द ही दे दिया जाएगा। इनमें केवल नाम मात्र शुल्क पर आपको लगभग 200 से भी अधिक प्रैक्टिस सेट देने की व्यवस्था बनाई जा रही है। तो आपको इसकी सूचना जल्द ही मिल जाएगी, या संभवतः आपको सूचना भी मिल गई होगी। तो यहाँ पे इस प्रकार से आप लोग के लिए व्यवस्था की जा रही है और प्रत्येक सब्जेक्ट वाइज इंडिविजुअल जो है प्रैक्टिस सेट भी करवाया जा रहा है। क्लियर, तो यहाँ पे ये बिल्कुल सही ऑप्शन इसका हो जाएगा, तो ध्यान रखिएगा। अगले प्रश्न में चलते हैं। अगला प्रश्न है, गूगल ने भारतीय भाषाओं को बढ़ावा देने के लिए किस प्लेटफार्म को लॉन्च किया है? तो इनका जो प्लेटफार्म है नवलेख प्लेटफार्म, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है इसका। और उसी के साथ अगला प्रश्न जो आपका है, इसमें महासागरीय परियोजना के विकास के लिए जो मंत्रिमंडलीय समिति ने किस योजना को मंजूरी दे दी है? तो यहाँ पे ओशियन रिपोर्ट, ऑप्शन नंबर सी स्मार्ट कहा गया है यहाँ पे, लेकिन इसका नाम है पूरा ओशियन स्मार्ट, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही ऑप्शन। और उसी के साथ अगला प्रश्न आपके, भारतीय रेलवे द्वारा लॉन्च किए गए स्मार्ट कोच को पहली बार किस एक्सप्रेसवे में लगाया गया है?
तो यहाँ पर डी कैफियात एक्सप्रेस बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा इसका। कैफियात एक्सप्रेस आप लोग को तो पता है कहाँ से कहाँ तक चलती है, तो ये आजमगढ़ से, उत्तर प्रदेश में आजमगढ़ से जो है दिल्ली तक चलने वाली एक्सप्रेस है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही ऑप्शन। और इसी के साथ अगला प्रश्न है आपका, सितंबर 2018 की बात करें तो यहाँ पे वैश्विक गतिशीलता शिखर सम्मेलन जिसका नाम मूव दिया गया, इसका आयोजन कहाँ किया गया? कोलकाता में किया गया है कि दिल्ली में किया गया है कि चेन्नई में किया गया कि मुंबई में किया गया है? तो इसका आयोजन जो है वो नई दिल्ली में। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि किस भारतीय खिलाड़ी ने एशियाई खेलों की घुड़सवारी प्रतियोगिता में सिल्वर मेडल जीत लिया है? वैसे मैं आपको हमेशा बताते आया हूँ, आज बता रहा हूँ कि अभी भी बता रहा हूँ कि ये करंट अफेयर पुराना है, इसलिए आप लोग अगर जो ऑप्शन बताया जा रहा है उससे मैच नहीं कर रहा था आप लोग घबराइएगा बिल्कुल नहीं, आप लोग करंट अफेयर नया पढ़ते रहिए। यहाँ पर भी बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा, फवाद मिर्जा बिल्कुल सही है। क्लियर? चलिए, घुड़सवारी के लिए पूछा जा सकता है घुड़सवारी से संबंधित कौन है, तो फवाद मिर्जा याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, कौन ऑस्ट्रेलिया के नए प्रधानमंत्री बनी हैं? इसको छोड़िए, कोई बात नहीं, पुराना है। इस प्रश्न को देखते हैं, भारतीय कला एवं प्रतिमा शास्त्र विषय पर कार्यशाला का आयोजन कहाँ किया गया? तो लखनऊ में किया गया, भी बिल्कुल सही। अगला है, किस भारतीय महिला गेंदबाज ने अंतर्राष्ट्रीय टीम T20 से संन्यास लेने की घोषणा कर दी है? तो इनका नाम है झूलन गोस्वामी। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल, वर्तमान में इन्होंने जो है संन्यास ले लिया है, भी ध्यान रखिएगा, ये बिल्कुल सही ऑप्शन। अगला प्रश्न है कि किस दिवस पर प्रदान किया जाने वाला राजभाषा कीर्ति पुरस्कार जो है किस वर्ष प्रदान किया गया? तो यहाँ पहला रेलवे मंत्रालय के द्वारा ये जो है प्रदान किया गया। ऑप्शन नंबर ए रेलवे मंत्रालय बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा। अगला प्रश्न है, इसरो द्वारा जारी के अनुसार गगनयान को लॉन्च करने के लिए किस लॉन्च व्हीकल का प्रयोग किया गया? बहुत अच्छा प्रश्न है। यहाँ पे ऑप्शन पहला बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा और ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। पहला बिल्कुल सही ऑप्शन इसका GSLV MK3 के द्वारा इसको लॉन्च किया गया है। अगला प्रश्न है, निर्वासन नामक पुस्तक की रचना किसने की है? तो इस पुस्तक की रचना जो है वो तस्लीमा नसरीन के द्वारा किया गया है, भी बिल्कुल सही ऑप्शन है इसका। अगला प्रश्न है, संघाई सहयोग संगठन की बात करें, SCO की बात करते हैं, तो इसके सैन्याभ्यास की पहली बार भारत और किस देश की सेनाओं द्वारा एक साथ हिस्सा लेने पर चीन में स्वागत किया गया है? तो यहाँ पर भी बिल्कुल सही हो जाएगा, पाकिस्तान। ऑप्शन भी बिल्कुल सही ऑप्शन। अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में प्रथम भारतीय मुख्य न्यायाधीश का नाम बताइए। यहाँ पर भी बिल्कुल डॉक्टर नागेंद्र सिंह बिल्कुल सही हो जाएंगे। इन्होंने ही सर्वप्रथम अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के प्रथम भारतीय मुख्य न्यायाधीश के रूप में कार्यभार देखा था, भी बिल्कुल सही ऑप्शन। अगला प्रश्न है, विश्व जैव ईंधन दिवस कब मनाया जाता है? तो यहाँ पे 10 अगस्त को, सी बिल्कुल सही ऑप्शन। अगला है, सबसे प्राचीन स्मृति ग्रंथ कौन सा है? तो यहाँ पे पहला ही मनुस्मृति है, सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश की प्रमुख वाणिज्यिक फसल कौन सी है? तो इसको सभी को मालूम है, ये बिल्कुल सही, गन्ना है। क्लियर? चलिए 24 भी देख लेते हैं साथ साथ। है, नोबेल शांति पुरस्कार 2018 किसको प्रदान किया गया? पुराना है लेकिन कोई बात नहीं, ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो सही हो जाएगा वो सी बिल्कुल, ए और बी दोनों। यहाँ पे डेनिस मुक्वेगे को और नादिया मुराद को दिया गया है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी, ए, बी दोनों सही हो जाएंगे। अगला प्रश्न है आपका कि अप्रैल 2018 में 35वां ज्ञानपीठ पुरस्कार किसे दिया गया है? 2018 में जो दिया गया वो कृष्णा सोबाती को दिया गया। किसको? कृष्णा सोबाती को। उसके बाद 54वां की बात करते हैं। वर्तमान में 57 चल रहा है, ठीक है, तो 57 नंबर का ज्ञानपीठ पुरस्कार किसे दिया गया है? कमेंट करके आप लोग बताएंगे। चलिए अगले प्रश्न में पढ़ते हैं और अगला प्रश्न आपका है, हाल ही में किस संयुक्त सैन्य अभ्यास में पहली बार भारत और पाकिस्तान की सेनाओं ने संयुक्त अभ्यास किया है? यहाँ पर सी बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा। ये SCO पीस मिलन 2000 जो है 18 का है सहयोग।
ठीक है। SCO अभी ऊपर हम लोग पढ़े SCO क्या है, SCO का पूरा नाम क्या है। अगला प्रश्न आपके है कि किस राज्य सरकार ने 29 अगस्त 2018 को राज्य में सशस्त्र बल विशेषाधिकार कानून, जिसको अफस्पा कहा गया, की अवधि अगले 6 महीने के लिए बढ़ा दी गई है। उस राज्य का नाम बताना है। असम, पंजाब, तमिलनाडु, झारखंड। तो ये असम बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा। अगला प्रश्न है जहांगीरी महल कहाँ पर स्थित है। तो ये आगरा के किले में स्थित है जहांगीरी महल। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही ऑप्शन, आगरा का किला। नेक्स्ट है पुरी की बात करें तो पुरी उड़ीसा में स्थित है और जगन्नाथ मंदिर भी वहीं पर ही है। तो इसमें प्रचलित जो नवकलेवरा है, नवकलेवरा एक परंपरा होती है, ये किस पर आधारित है। तो ये पुनर्जन्म सिद्धांत पर आधारित है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही ऑप्शन। नेक्स्ट है दक्षिणी शैली का विकास किन दो परंपराओं के सम्मिश्रण से हुआ है। तो डी बिल्कुल सही ऑप्शन। यहाँ पे बी और सी दोनों, दिल्ली सल्तनत शैली की बात करें और फारसी की, तो दोनों सही है इसमें। तो दोनों तो सही होगा नहीं, इसलिए डी, बी और सी दोनों सही हो जाएगा। अगले प्रश्न की बात करते हैं। तो अगला प्रश्न आपका रीजनिंग से लिया गया है। रीजनिंग के 5 प्रश्न इसमें हैं 31 से 35 तक। इसमें केवल ऑप्शन को बताएंगे, आप लोग मिलान करते चलिएगा। इसमें पहला क्वेश्चन सही हो जाएगा, पढ़ लीजिएगा क्वेश्चन को। दूसरे 32 नंबर की बात करते हैं तो इसमें भी पहला है आपका, 1 मिनट, पहला नहीं होगा भाई, यहाँ पे डी सही हो जाएगा। क्लियर, चलिए लगाइएगा और देखिएगा हमारे साथ मिलान करके कि कौन सा ऑप्शन सही हो रहा है आपका। 133 की बात करते हैं तो 133 में इसमें कौन सा बताया गया है, 32 में कौन सा बताया गया भाई। तो 32 में पहला, 1 मिनट, 31 में पहला सही है, 32 में भी पहला ही सही है। क्लियर, बी ही सही होगा यहाँ पे, बी नहीं, ए सही होगा भाई। 2:10 सही 10/11 हो जाएगा। 33 की बात करें तो 33 में ऑप्शन नंबर आपका जो सही है वो डी सही हो जाएगा, यानी ई सही है। इसमें डी ऑप्शन में ई लिखा है तो ई सही होगा। क्लियर, चलिए अगला प्रश्न कथन निष्कर्ष से लिया गया है और इसमें ये कथन है आपका, ये तर्क है, ये ऑप्शन है चारों। तो यहाँ पे 34 का ऑप्शन नंबर पहला ही, केवल पहला प्रबल है। नेक्स्ट 35 की बात करें तो 35 में सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। और 36 अब कंप्यूटर का प्रश्न आ गया है। यहाँ पे QWERTY, जिसको क्यूरिटी कहा गया, कीबोर्ड की कुल कितनी कुंजियाँ होती हैं। तो यहाँ पे 104 होती हैं। ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी बिल्कुल सही ऑप्शन, 104 कुंजियाँ होती हैं। मतलब की जो हैं कीबोर्ड में कितनी होती हैं तो पूछा गया है, तो 104 होती हैं। 137 प्रश्न नंबर खाली स्थान है में बहुत सी सीमित भौगोलिक क्षेत्र हैं जो सामान्यतः एक ही बिल्डिंग में पर्सनल कंप्यूटर को जोड़ देते हैं, तो उसको हम लोग लैन कहते हैं। ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा इसका। और उसी के साथ अगला प्रश्न, कंप्यूटर वायरस शब्द जो है इसको सबसे पहले कब अस्तित्व में आया था ये। तो ये 1949 में, ऑप्शन नंबर भी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है शिक्षण कौशलों की पहचान हेतु कौन कौन सी विधियाँ महत्वपूर्ण हैं। तो शैक्षिक की बात करते हैं तो इसके कौशल के लिए जो महत्वपूर्ण है वो आपके 4 महत्वपूर्ण विधियां हैं। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही ऑप्शन होगा। अगला प्रश्न है यमयस वर्ड का उपयोग शिक्षा में कब होता है। तो ये सभी के लिए होता है, चाहे वो निबंध लिखने की बात करें, चार्ट तालिका की बात करें या फिर असाइनमेंट की बात करें। यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सभी के लिए सही हो जाएगा। और इसी के साथ अगला प्रश्न है कि अच्छा, यहाँ से दूसरा पोर्शन जीवन कौशल और अभिव्यक्ति के प्रश्न स्टार्ट हो गया है। निर्णय लेते समय किन बातों का विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए। जैसे कोई अध्यापक है और कुछ निर्णय लेना है बच्चों के बारे में, तो किस प्रकार से किसको बात में ध्यान रखकर वो निर्णय को लेगा। तो यहाँ पर सभी सही हो जाएंगे, चाहे वो समस्या के बारे में सोचना हो या फिर समाधान के निकालना हो या भावुकता की बात हो। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही उपरोक्त हो जाएगा। अगला प्रश्न है जीन पियाजे के संज्ञानात्मक सिद्धांत को अन्य क्या कहा जाता है। तो डी बिल्कुल उपरोक्त सभी कहा जाता है। यह जीवन की गुणवत्ता को भी बढ़ाता है, तनाव विकास सिद्धांत को दूर रखता है, लक्ष्य प्राप्ति में सहायता प्रदान करता है। तो डी बिल्कुल सही ऑप्शन इसका होगा। अगला प्रश्न है, चलिए इसका क्वेश्चन आप लोग को बताना है, इसका ऑप्शन कौन सा सही होगा। शिक्षण की कौन सी नीतियाँ छात्रों पर केंद्रित होती हैं। जनतांत्रिक नीतियाँ, तुष्टिकरण नीतियाँ, पूर्वाग्रहपूर्ण नीतियाँ या फिर इनमें से कोई नहीं।
तो यहाँ पे जनतांत्रिक बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा, ए बिल्कुल सही होगा। अगला प्रश्न है, किस विद्वान की प्रेरणा को दो भागों में प्रकृति एवं कृत्रिम में बांटा गया है? तो पहला ही आपका थॉमसन बिल्कुल सही हो जाएगा, जी थॉमसन नंबर ए बिल्कुल सही ऑप्शन। और इसी के साथ अगला प्रश्न है, अभिप्रेरणा के मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत को सर्वप्रथम किस विद्वान ने विकसित किया था? तो इसके विकसित करने वाले सिगमंड फ्रायड, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएंगे। और इसी के साथ नेक्स्ट प्रश्न आपके स्क्रीन पर है। इसमें पूछा गया है कि जो अध्यापन के क्षेत्र में गुणवत्ता के उत्तरोत्तर विकास के लिए राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद ने किसे आवश्यक माना है? कौशल को, प्रतिबद्ध तैयारी को, ए बी दोनों को, या फिर इनमें से कोई नहीं? तो यहाँ पे ए और बी दोनों, चाहे वो कौशल की बात कही हो या फिर प्रतिबद्ध तैयारी की बात कही हो, दोनों सही हो जाएगा। इसलिए सी बिल्कुल ए बी दोनों सही ऑप्शन होगा। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है कि वह प्रतिकूलन जिसके माध्यम से अध्यापक को एक समयावधि में अनेक व्यवहार और उपलब्धियों का आकलन हो जाता है, उसे क्या कहा जाता है? तो उसको अध्यापक निष्पादन कहा जाता है, ए बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा। और अगला प्रश्न है आपके स्क्रीन पर कि भारत में उच्च शिक्षा का दायित्व किस पर है? भारत में उच्च शिक्षा का दायित्व विश्वविद्यालय अनुदान आयोग पर है, ऑप्शन ए बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा। जब तक ले विश्वविद्यालय अनुदान आयोग नहीं देगा तब तक ले उच्च शिक्षा संभव नहीं होगी, इसलिए ए बिल्कुल सही ऑप्शन। और इसी के साथ अगला प्रश्न आपका है कि शिक्षा में दंड के क्या नकारात्मक प्रभाव हैं? शिक्षा में दंड के क्या नकारात्मक प्रभाव है, ये बताइए। तो इसके प्रभाव जो नकारात्मक है वो पहला ऑप्शन सही होगा, जो यह बच्चों में रोष एवं द्वेष की भावना विकसित करती है, यही नकारात्मक है, बाकी सभी सही हैं। नेक्स्ट है, और ये इस प्रैक्टिस सेट का आखिरी प्रश्न है। इसमें एक अध्यापक द्वारा पुरस्कार देते समय किन बातों का विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए? चलिए देखते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले पुरस्कार पक्षपात रहित होना चाहिए, योग्यता पर भी आधारित होना चाहिए और प्रेरणादायक भी होना चाहिए, इसलिए इसमें डी बिल्कुल सही ऑप्शन ये सभी हो जाएगा। और यहाँ पे हम लोग 150 प्रश्नों को सॉल्व कर चुके हैं। आपके इसमें कितने प्रश्न सही हुए कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। चलिए ऐसे ही हमारे साथ बने रहिए, मिलते हैं अगले प्रैक्टिस सेट के साथ, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और कोई भी शिकवा गिला शिकायत हो कमेंट बॉक्स में आप लोग लिखकर उसको अपना सुझाव दे सकते हैं। तो चलिए ऐसे ही हमारे साथ बने रहिए, तब तक के लिए धन्यवाद।